हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यू करा रहे हैं, जो कि पीएचडी में कोई भी आप कहीं से भी डालिए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस समय हम आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म आए हुए हैं। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है, 25 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म को फिल कर दीजिए। और भी कई सारे जगह के पीएचडी के फॉर्म आए हुए हैं। तो आप लोग जहाँ से भी पीएचडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन सब में रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाना है। तो आप सभी लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। हम इसमें डेली 10 क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या बताएंगे, और साथ में आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपके एमसीक्यूज डालते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुसंधानकर्ता की संदेहास्पद ईमानदारी तथा उपयोग की गई शोध प्रवृत्ति की नैतिकता का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए विश्वसनीय, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी अविश्वसनीय, या ऑप्शन डी असंवैधानिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग भी एक बार गैस कर लिया कीजिए हमारे बताने से पहले। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी अविश्वसनीय। अविश्वसनीय क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि अनुसंधानकर्ता का संदेहास्पद ईमानदारी, मतलब अगर उसकी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा है अनुसंधानकर्ता की, तो उसके जो शोध की नैतिकता का परिणाम होगा वो अविश्वसनीय कहलाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं शोध की नैतिकता क्या होती है। तो देखिए, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें शोध नैतिकता आपको पढ़ना है, शोध नैतिकता के बारे में पढ़ना है, जिसे आप इंग्लिश में अगर सिलेबस है तो रिसर्च एथिक्स लिखा हुआ है, उसे देख लीजिएगा। तो आइए समझते हैं रिसर्च एथिक्स क्या होता है। तो जैसे कि रिसर्च एथिक्स जो होता है वो समाज में वैज्ञानिक अखंडता को स्थापित करता है, दूसरा मानव के अधिकार और गरिमा को बना के रखता है, और तीसरा विज्ञान और समाज के बीच सहयोग को स्थापित को भी करता है। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स क्या है? समाज में वैज्ञानिक अखंडता को स्थापित करता है, मानव के अधिकार और गरिमा को बना के रखता है, और विज्ञान और समाज के बीच सहयोग स्थापित करता है। अब रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं कि शोध में किन किन नैतिकताओं का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले है स्वैच्छिक है भागीदारी, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है रिस्पोंडेंट, मतलब आप जिससे भी आंकड़े इकट्ठे करने गए हैं, जहाँ पर भी जो भी आपको आंकड़े के बारे में बता रहा है, आंकड़े दे रहा है, तो उसकी जो भागीदारी रहेगी वो स्वैच्छिक रूप से रहेगी। मतलब कि जब वो चाहे शोध कार्य में हिस्सा लेगा और जब वो चाहे बाहर जा सकता है, मतलब कि उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहला ये शोध की नैतिकता के अंतर्गत आएगा, रिसर्च एथिक्स होगा। दूसरा जो रहेगा, सहमति से पहले सूचित करें। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो भी पार्टिसिपेंट या रिस्पॉन्ड है उसे शोध का हमारे क्या विषय है, क्या कारण है, उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये सब पहले से उसे बता दें, उसकी सहमति जाहिर कर ले लें, उसके बाद उससे उन चीज़ों के बारे में पूछें। तीसरा है गुमनामी को बनाए रखें। गुमनामी का मतलब क्या होगा कि आप जिससे भी क्वेश्चन कर रहे हैं या आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं उससे उसकी निजी जानकारी को ना पूछें, केवल और केवल अपने जो भी शोध का विषय है उससे संबंधित चीज़ों को पूछें। ठीक है, ये रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आएगा। चौथा है नुकसान की संभावना। तो शोध कार्य के दौरान शोध कार्य का किसी से नुकसान ना हो, जो भी हमारा शोध कार्य है उससे किसी को कोई भी शारीरिक या मानसिक नुकसान ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है कि जो भी आपके रिस्पोंडेंट है, जो भी आपको शोध के बारे में चीज़ें बता रहा है या शेयर कर रहा है अपनी चीज़ों को, तो वो जो है उस अपने आप तक ही सीमित रखें, मतलब उसकी गोपनीयता को बना के रखें, वो किसी और के साथ शेयर ना करें। ये रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आएगा। और फिर लास्ट में आएगा सही परिणाम। सही परिणाम का मतलब क्या है कि शोध कार्य पूरा होने के बाद ये तय करें जो भी आंकड़े हैं उन्हें दोहराया ना गया हो, दूसरा किसी शोध की कॉपी ना किया गया हो, जो परिणाम निकले हैं वो सही निकले हों, और शोध कार्य जो है वो पारदर्शी होना चाहिए। तो ये रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत शामिल होंगे, चाहे सही परिणाम हो, गोपनीयता हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो रख करके अगर हम शोध कार्य को करते हैं तो वो हमारा शोध जो होगा वो सही माना जाएगा, अन्यथा हमारा जो शोध है वो अविश्वसनीय कहलाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2, उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समस्या का संभावित उत्तर, ऑप्शन बी सिद्धांत से असंबंधित है, ऑप्शन सी अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं, या ऑप्शन डी स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। तो बताइए कौन सा सही है? यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शोध समस्या का संभावित उत्तर। उपकल्पना क्या होता है? शोध समस्या का संभावित उत्तर होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ से ऑप्शन है शोध समस्या का संभावित उत्तर, ये थोड़ा इधर बल चला गया है। चलिए मैं ऑप्शन लिख दे रही हूँ, शोध समस्या का संभावित उत्तर। ठीक है, ये इसका आंसर है। उपकल्पना का मतलब, उपकल्पना का संबंध किससे होता है? जो भी हम शोध कर रहे हैं, शोध समस्या जो भी है, उसका संभावित उत्तर हमें उपकल्पना देती है। अब आइए समझ लेते हैं थोड़ा उपकल्पना क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो उपकल्पना को परिकल्पना या प्राक कल्पना भी कहते हैं। उपकल्पना का तात्पर्य उस संभावित उत्तर से होता है जो समस्या समाधान के लिए शोधकर्ता सोचता है। मतलब जो समस्या का समाधान करने जा रहे हैं उसका हम जो पहले से सोचते हैं वो क्या कहलाती है? उपकल्पना कहलाती है। या ये कह सकते हैं उपकल्पना संभावित समाधान सिद्धांत भी कहा जा सकता है, जिसे अस्थायी रूप में सही मानकर उसकी पुष्टि करने का प्रयास किया जाता है। मतलब पहले से सोच लेते हैं और फिर बाद में उसकी पुष्टि करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो उपकल्पना कहलाएगी। उपकल्पना भविष्य की ओर, अगर आपसे पूछे उपकल्पना किस ओर इंगित करती है, किस ओर देखती है, तो भविष्य की ओर देखती है। उपकल्पना सही भी हो सकती है और गलत भी। मतलब हम किसी भी शोध को करने जा रहे हैं उसके विषय में जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो हमारा, जब हम उसको मान करके आगे बढ़ते हैं तो वो उपकल्पना हमारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा है एक प्राक कल्पना, मतलब उपकल्पना से संबंधित ही क्वेश्चन है, कि आवश्यक प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन ए सत्यता, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी अनुभवी, या ऑप्शन डी असत्य योग्यता। तो बताइए क्या होगा आंसर इसका? एक प्राक कल्पना की आवश्यक प्रकृति निम्न में से कौन सी होगी? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुभवी होगी। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने पीछे भी आपको बताया उपकल्पना क्या होगी? अनुभव के आधार पे पहले से सोची गई चीज होगी। तो यहीं पे आवश्यक प्रकृति पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुभवी प्रकृति होगी। अब आइए प्राक कल्पना या उपकल्पना की प्रकृति के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा ही हुआ है प्राक कल्पना की प्रकृति। तो प्राक कल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। मतलब हमने जो भी शोध कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से जो भी हम अनुभव के आधार पर सोचे हैं उसको परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पहले से यही नहीं कि हमने सोच करके और बस उस पर शोध के लिख दिया हमने सब कुछ और अपना शोध तैयार कर लिया। तो उसके लिए पहले उसका परीक्षण करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, प्राक कल्पना ऐसी होनी चाहिए जो शोध को सामान्य से विशिष्ट की ओर और विस्तृत से सीमित की ओर ले जानी चाहिए। ठीक है। तीसरा, प्राक कल्पना में शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। मतलब जो उपकल्पना होती है उसमें जो हमारे शोध के प्रश्न हैं, जो भी शोध हम कर रहे हैं उसके स्पष्ट उत्तर मिलने चाहिए, तो वो हमारी उपकल्पना हो सकती है। वरना ये नहीं कि हम शोध किसी और चीज़ का कर रहे हैं और सोच हमने कुछ और लिया है या हमने उपकल्पना कोई और बना ली है, तो ऐसा नहीं होना है। उपकल्पना उसी से रिलेटेड बनानी चाहिए हमको। ठीक है। चौथा है, प्राक कल्पना जो होती है वो सत्यभाषी और तर्कयुक्त होनी चाहिए। पांचवा है, यह प्रकृति के ज्ञात नियमों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। छठा है, प्राक कल्पना या उपकल्पना को किसी न किसी सिद्धांत अथवा अनुभव के आधार पे होना चाहिए। ठीक है। जो भी उपकल्पना है वो कोई सिद्धांत को फॉलो कर रही हो या हमारे अनुभव पे आधारित हो, तभी वो उपकल्पना हमारी कहलाएगी। अन्यथा वो हमारी उपकल्पना नहीं कहलाएगी उस शोध से संबंधित। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और हाँ, एक और चीज़ लिखा हुआ है कि प्राक कल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का भी अनुमान होना चाहिए। मतलब जिन भी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उनके मध्य संबंधों का भी अनुमान होना चाहिए, तभी वो उपकल्पना होगी। तो ये उपकल्पना की प्रकृति थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्राक कल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है। आज सारा उपकल्पना से ही संबंधित 2-3 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए गुडेम हार्ट, ऑप्शन बी एन कैम्पबेल मेलविन, ऑप्शन सी एच मार्क्स, या ऑप्शन डी बिलियर्ड वॉर्लर।
तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। गुडेम हार्ट ने बोला है कि प्राक कल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया होती है, ठीक है, एक क्रिएटिव एक्शन होता है। क्या? उपकल्पना। तो उपकल्पना जो है वो एक क्रिएटिव एक्शन है, ये किसने बोला है? गुडेम हार्ट ने बोला है। तो अब आइए गुडेम हार्ट के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने कल भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया था गुडेम हार्ट के बारे में। तो इन्होंने बोला है एक अच्छे शोध में उपकल्पना का प्रतिपादन एक केंद्रीय प्रतिपादन है। अगर लिख के आ जाए कि ये किसका कथन है तो ये है गुडेम हार्ट का। दूसरा, विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत पूछा गया, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति, ये किसका कथन है? गुडेम हार्ट का है। वहीं अगर पूछा जाए साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, तो साक्षात्कार से अगर पूछा जाए कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ये किसने बोला है? तो गुडेम हार्ट ने बोला है। और कल हमने आपको पढ़ाया था एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है, ये किसका कथन है? तो ये भी आपका गुडेम हार्ट का है। तो ये चारों कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इन्हें आप एक पास लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ठीक है, जिसमें शोधकर्ता मतलब जो शोध रिसर्चर है वो उस प्रश्नों को भर रहा है, प्रश्नों के उत्तर भर रहा है किसी से पूछ के, तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए साक्षात्कार निर्देशिका, ऑप्शन बी साक्षात्कार अनुसूची, ऑप्शन सी प्रश्नावली या ऑप्शन डी अवलोकन निर्देशिका। तो आप लोग गैस कीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी साक्षात्कार अनुसूची, ठीक है। साक्षात्कार अनुसूची जो होगी उसे जो शोध करता है वो स्वयं भरता है, ना कि जो बता रहा है या जो भी हमें आंकड़े दे रहा है उससे भरवाता है। ये इसमें साक्षात्कारकर्ता बोल लीजिए या शोधकर्ता स्वयं इनमें उत्तरों को भरता है। आइए अब समझ लेते हैं साक्षात्कार अनुसूची क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है साक्षात्कार अनुसूची, तो साक्षात्कार अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें प्रश्न संग्रहित रहते हैं, मतलब पहले से प्रश्न लिखे रहते हैं कि क्या क्या पूछे जाने हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाताओं से इन प्रश्नों के उत्तर भरे जाते हैं, ठीक है। उसमें प्रश्न दिए होते हैं और अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके उसमें भरता रहता है, ये होता है साक्षात्कार अनुसूची, ठीक है। और ये जो अनुसूची है साक्षात्कार अनुसूची ये गणनात्मक विधि के अंतर्गत आती है और अनुसूची प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने की एक विधि होती है। प्राथमिक तथ्य क्या होते हैं? जो हम स्वयं इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों के विशेष गुण होते हैं। देखिए प्रश्नावली में प्रश्न तैयार करना, साक्षात्कार में साक्षात्कार करके प्रश्न पूछना और अवलोकन मतलब जाके वहाँ पे देख करके उस चीज़ों को माहौल में जानना, अवलोकन करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, तब उन सब चीज़ों को। तो मतलब अनुसूची के अंतर्गत तीनों चीज़ आ जाएंगी, ये साक्षात्कार भी आप एक तरह से किसी का ले रहे हैं, प्रश्नावली भी है, प्रश्नों की सूची भी है और अवलोकन भी कर रहे हैं। तो इसमें इन तीनों के गुण अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों के विशेष गुण का समन्वय पाया जाता है, तो आंसर होगा साक्षात्कार अनुसूची। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए एक रूपरेखा तैयार करना, ऑप्शन बी यंत्र एवं तकनीकी का निर्धारण, ऑप्शन सी समस्या का विश्लेषण या ऑप्शन डी तथ्यों का विश्लेषण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक रूपरेखा तैयार करना। अनुसंधान प्रारूप का मतलब होता है एक रूपरेखा तैयार करना। अब आइए समझते हैं कि आखिर अनुसंधान प्रारूप क्या होता है। तो अनुसंधान प्रारूप जिसे रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये होता है कि प्रस्तावित सामाजिक शोध की विस्तृत कार्य योजना अथवा शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संपूर्ण शोध प्रक्रियाओं की एक स्पष्ट संरचना बनाना ही शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प के नाम से जाना जाता है। मतलब हम अगर किसी शोध कार्य को करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले उसकी सारी प्रक्रियाएं, सारी संरचना बना लेना कि हम अगर शोध कार्य करेंगे तो सबसे पहले किन चीज़ों को करेंगे, क्या क्या चीज़ें रखेंगे। तो एक विस्तृत कार्य योजना बनाना है, एक चीज़ों को या एक संरचना बनाना ही क्या कहलाता है? शोध प्रारूप या शोध अभिकल्पना कहलाता है। शोध प्रारूप के संबंध में यह स्पष्ट होना चाहिए कि शोध का कोई चरण नहीं होता। मतलब जो शोध प्रारूप है
ये जो हमारे स्टेप होते हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये शोध पहले से, शोध प्रारूप जो होता है, रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, ये हम पहले से तैयार करते हैं, इसलिए ये शोध के चरणों में शामिल नहीं होगा। ठीक है। और पीवी यंग के अनुसार क्या, कहाँ, कब, कितना और किस तरीके से इत्यादि के संबंध में निर्णय लेने पर किया गया विचार या अध्ययन योजना ही क्या कहलाती है? शोध प्रारूप कहलाती है। ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा? पीवी यंग ने क्या बोला है कि क्या, कहाँ, कब, कितना और किस तरीके से हमें निर्णय लेना है, हमें विचार करना है, ये सब चीज़ों को कि एक योजना बनाना ही क्या कहलाता है? शोध प्रारूप कहलाता है। ठीक है। आई होप समझ में आएगा रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न विश्वविद्यालय के कॉलेज विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्रदर्शन का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्याख्यात्मक, ऑप्शन बी वर्णनात्मक, ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी वर्णनात्मक। ठीक है। तो विभिन्न विश्वविद्यालय के कॉलेज के जो विद्यार्थी होते हैं, विश्वविद्यालय के कई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो होते हैं, वो मादक द्रव्य व्यसन के विभिन्न वर्षों का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? वर्णनात्मक विधि का प्रयोग करेंगे। अब वर्णनात्मक विधि क्या होती है तो इसे भी समझते हैं। तो वर्णनात्मक विधि जिसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलेंगे, तो ये एक तो वर्तमान से संबंधित होगा। तो जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया है कि कई विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, विभिन्न विद्यार्थी हैं, वो मादक द्रव्य व्यसन से अगर हमें कई वर्षों का अध्ययन करना है कि कौन से किस स्तर के विद्यार्थी उसमें लिप्त हैं और किस स्टेज के हैं और किस एज के हैं और किस परिवेश में हैं, इन सब चीज़ों को तो आप किस आधार पे करेंगे? वर्तमान के आधार पे करेंगे। तो सबसे पहले वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान से संबंधित होता है। वहीं आपसे अगर प्रयोगात्मक अनुसंधान की बात किया जाए तो वो फ्यूचर से संबंधित होगा। ठीक है। प्रयोगात्मक फ्यूचर से संबंधित होगा और वर्णनात्मक वर्तमान से संबंधित रहता है। और यह अनुसंधान यह क्या है कोई स्पष्ट करता है। तो अगर कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि यह क्या है किस अनुसंधान के अंतर्गत आएगा, तो याद रख लीजिएगा यह क्या है अगर क्वेश्चन कर रहा है तो ये आपका वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। और वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अवयवों तथा स्थितियों के विषय का ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस तरह अनुसंधान में परिकल्पना का बहुत महत्व होता है। ठीक है। वर्णनात्मक अनुसंधान में हम जो उपकल्पना हाइपोथेसिस बनाते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें जो चर होते हैं वो अनियंत्रित, मतलब इसमें चरों का कोई विशेष रोल नहीं होता है। ठीक है। और इसमें अनुसंधान संख्यात्मक भी हो सकते हैं, मतलब आंकड़े संख्यात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए शोध का संबंध कारणों से होता है, ऑप्शन बी प्रघटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना, ऑप्शन सी मुद्दे के बारे में शोधकर्ताओं को सीमित ज्ञान देना, या ऑप्शन डी एक प्रयोग करना। तो बताइए आप लोग गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्दे के बारे में शोधकर्ताओं को सीमित ज्ञान होना। ठीक है। तो अन्वेषणात्मक शोध या खोज हम कब करते हैं? अन्वेषणात्मक शोध बोलिए या खोज बोलिए या निरूपणात्मक शोध बोलिए इसे, तो ये कब करेंगे? ये तब करेंगे जब जो शोधकर्ता है उसे सीमित ज्ञान हो। ठीक है। उसको उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान ना हो। जैसे कोविड-19 कोरोना काल जब आया तो उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था, तो उस पर कौन सा शोध किया गया होगा? उस पर अन्वेषणात्मक शोध किया होगा, खोज की गई होगी कि ये किस वायरस के कारण आया, क्यों आया, इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है, इसका क्या प्रभाव होगा, इन सब चीज़ों के बारे में खोज किया गया होगा अन्वेषणात्मक के द्वारा। ठीक है। तो जब किसी चीज़ के बारे में हमें कम ज्ञान है तो उस विषय पे अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो किस शोध का प्रयोग करेंगे? अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अन्वेषणात्मक शोध को निरूपणात्मक शोध कहते हैं। शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों के संबंध में प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है। जब किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान कम है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस शोध का प्रयोग किया जाता है। तो जिस शोध का देखिए लिखा हुआ है, जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। अन्वेषणात्मक शोध कैसा होता है? गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समाजशास्त्रीय शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना के अग्रणी एवं अधिकारी कौन है? ठीक। ऑप्शन ए एफ स्टुअर्ट चेपिन, ऑप्शन बी पीवी यंग, ऑप्शन सी जेनेंकी या ऑप्शन डी सीए मोजर।
तो कौन है प्रयोगात्मक शोध के? तो यहाँ पे प्रयोगात्मक प्ररचना या शोध के अग्रणी अधिकारी ऑप्शन ए एफ स्टुअर्ट चेपिन है। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध को बताया था, ये किस ओर इंगित करता है? ये भविष्य के बारे में, ठीक है, बताता है कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकता है। और प्रयोगात्मक शोध के बारे में जॉन स्टुअर्ट के एकल चरण नियम पे आधारित है प्रयोगात्मक शोध, ये आपको कल हमने बताया था। और प्रयोगात्मक शोध का आधार क्या होता है? अंतर की विधि होता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें निर्देशन चयन में पक्षपात होगा? ठीक है, कौन सा सैंपलिंग होगा जिसमें पक्षपात होगा? ऑप्शन ए यदि निर्देशन देव योग विधि से किया गया हो, ऑप्शन बी यदि संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित है, ऑप्शन सी यदि जनसंख्या के सभी भाग सहयोग करते हैं, या ऑप्शन डी यदि निर्देशन गैर देव विधि से किया गया हो। तो बताइए किस निर्देशन चयन में पक्षपात होगा? जो कि हम जब किसी चीज़ का शोध या किसी चीज़ का चयन करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, तो उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा है किस किस इन 4 ऑप्शन में पक्षपात होगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यदि निर्देशन गैर देव योग विधि से किया गया है तो क्या होगा? उसमें पक्षपात होगा। ठीक है, तो देव योग विधि क्या होता है? तो देव योग विधि देखिए लिखा हुआ है, जैसे दैव निर्देशन वह निर्देशन होता है जिसका चयन इस प्रकार हुआ है कि समग्र का प्रयोग एक इकाई में सम्मिलित होने का समान अवसर, मतलब सभी जो वो होती हैं प्ररचनाएं या इकाइयां होती हैं उनके समान अवसर होते हैं चुने जाने की, तो वो क्या होता है? दैव निर्देशन कहलाता है। और गैर दैव निर्देशन में इस चीज़ का अभाव होता है। ठीक है, तो वो उसमें क्या आ जाता है? पक्षपात आ जाता है। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।